हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। और विश्वास कीजिए इस वीडियो को देखने के बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लेके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ये कैसे इंट्रोड्यूस की गई बात करेंगे, इस पे कुछ खास स्पेशल ध्यान रखने वाली बातें और न्यूमेरिकल्स भी, ये सारी बातें हम लगाएंगे इस चैप्टर के अंदर। बात शुरू करने से पहले मैं आपको सजेस्ट कर दूं कि ये वीडियो लेक्चर्स आप सीक्वेंस या सीरियल वाइज देखिएगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट सुपर स्ट्रांग हो जाएं और कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। पक्की तौर पे ये बोर्ड्स के साथ साथ जेई और नीट वाले बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। सिलेक्शन को रोक नहीं सकता कोई, अगर आप अच्छे से वीडियो देख के समझ रहे हैं। चलिए बात को शुरू करते हैं हम लोग। यहां पर जैसी बात की गई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखिए क्या था ये कॉन्सेप्ट माइकल फेरेडे साहब लेके आए थे। उन्होंने बात जब शुरू की तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो कर ली गई थी। मैथमेटिकल कैलकुलेशन का मतलब हम लोगों ने डिफाइन कर लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड को कि F अपॉन क्यू नॉट, मोटे तौर पे कह दीजिए, वरना तो यहां पे लिमिट भी लगानी चाहिए। ऐसे करके हम लोगों ने डिफाइन कर लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और आइसोलेटेड चार्ज के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल चुके थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज ये Q है तो Q अपॉन आर स्क्वायर, कहीं पर R पर P पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के बाद फेरेडे साहब काफी सोचने लगे कि क्या हम लोग इसको और सरल करके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं क्या हम इसको ज्यादा फील करने के लिए पिक्चर में दिखा सकते हैं क्या? ये बात उनके दिमाग में बहुत तगड़े तरीके से आई और काफी उन्होंने इस पे थिंकिंग की और सोच विचार के एक डायग्राम लेके आए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं उसको क्या हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो एक रफ सा डायग्राम उन्होंने बताया जो बहुत ही बढ़िया था, लेकिन उसमें भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश थी। क्या था वो डायग्राम? देखिए उन्होंने जो डायग्राम शुरू में बनाया, मैं इसको ऊपर ले जाता हूं। उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि एक पॉजिटिव चार्ज हम ले लेते हैं और पॉजिटिव चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड तगड़ा होता है, तो हम लोग एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देंगे, बड़े वेक्टर से, कि यहां पर इसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड तगड़ा है। और जैसे जैसे आगे जाएंगे इस वेक्टर को हम छोटा करते जाएंगे। देख रहे हैं ना, क्योंकि दूर जा रहे हैं। फॉर्मूला ये मोटे तौर पे हमने समझा ही था कि जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना चाहिए। यही बात यहां पे इन्होंने बना दी कि भाई ऐसे बना लेते हैं और इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। समझ पा रहे होंगे, पास में जो वेक्टर है वो थोड़ा लंबा है, जैसे जैसे दूर जाएंगे वेक्टर की लेंथ छोटी करती जाइए। एक रफ स्केच है, इसी तरीके से इन्होंने एक डायग्राम ऐसा बनाया। बाकी आप चारों तरफ ऐसी फील्ड्स बना सकते हैं, लाइंस, कि भाई इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं इसको। तो अब जब ये बहुत ही शानदार डायग्राम था, भाई कोई कमी तो लग नहीं रही थी कि इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। लेकिन फिर और थिंकिंग की गई, क्योंकि ये बनाना बहुत सिंपल नहीं था। देखिए मैंने 5-7 लाइनें बनाई, उसमें भी जोड़ना घटाना पड़ रहा है, ये सारी बराबर भी नहीं निकली, तो इट इज ए लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। तो उन्होंने सोचा कि क्या हमारे पास कोई और ऐसा समाधान है कि इससे बेहतर और सरल डायग्राम हम बना सकें। तो फिर थिंकिंग लगी, काफी समय लगा। ये नहीं कि एक ही दिन एक ही सुबह बैठे और शाम तक तैयार हो गया ना, ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन काफी थिंकिंग लगी उनकी। और वो एक डायग्राम लेके आए कि साहब ऐसा करते हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है चार्ज का, तो यहां से सिंपल हम लोग एरो निकाल देते हैं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने के लिए। देखिए साहब, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के रिप्रेजेंट हम लोग कर देंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ऐसे रिप्रेजेंट करने में इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन तो हो गया सब जगह, लेकिन अब ये कैसे पता चले कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर तगड़ा है और कहां पर स्ट्रांग है, कहां पर वीक है। तो उन्होंने कहा भाई इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज्यादा हो, जैसे यहां पास में बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी, अगर इसको एज ए स्फीयर ले लो, आप हॉलो स्फीयर समझ लो, ये स्फीयर है, तो इस स्फीयर को, इसका रेडियस मान लो r है, तो इस स्फीयर का आप सरफेस एरिया पाई r स्क्वायर कह सकते हैं। तो इस स्फीयर में आप देखिए तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज्यादा है। और बड़ा स्फीयर अगर आप ले लेते हैं, देखिए तो यहां पर डेंसिटी ऑफ द लाइंस विल बी लेसर। तो यहां पर हम समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रिक जो नंबर ऑफ लाइंस हैं
उसको अगर हम डिवाइड कर दें एरिया से तो डेंसिटी ज्यादा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। इस बात को, और ये जो लॉजिक उन्होंने लगाया, ये लॉजिक इसके अकॉर्डेंस में लग गया। कैसे? देखिए, मान लीजिए इससे इस चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं या जो रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं वो n है। तो n निकल रही है, 25 निकलनी, 50 निकलनी, 100 निकलनी, 1000 निकलनी, कुछ मान लेते निकल रही हैं, वो तो उतनी ही निकल रही हैं। अब हम अगर डेंसिटी की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, जिसे हम स्मॉल n से दिखा देना चाहेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं? टोटल जितनी नंबर ऑफ लाइंस निकली, और मान लीजिए इसका एरिया ले रहे हैं, ये जो गोला बनाया हमने स्फेरिकल इन नेचर, तो इसको मैं 4 पाई r स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। ये क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, यही तो डेंसिटी हो गई, पर यूनिट एरिया। अब ये इस सिस्टम को अगर हम पहचाने तो ये सिस्टम इसके अकॉर्डेंस में है। कैसे? यहां पर देखिए, अगर मैं इसको ऐसे तोड़ के लिख दूं तो आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं कि n इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, बाकी चीजें कांस्टेंट हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक बेहतर तरीका हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप कितना सुंदर तरीके से कि n 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, E 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग ये कहानी बन गई। किसके अकॉर्डिंग बन गई? इनवर्स स्क्वायर लॉ के, इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग ये बात बनती हुई दिखी, इसलिए इसको हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ये ज्यादा आसान तरीका था और ज्यादा साइंटिफिक था। जो बात होनी चाहिए वो इसी के हिसाब से थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जिक्र या बनाने का तरीका इस तरीके से लिया गया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। ये मैंने इसलिए बताया कि बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, और देखिए कितनी बेहतर तरीके से सामने आती है। शुरू में जब सोचा गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ऐसा थोड़ी सीधे यहां पहुंच गए होंगे भाई, कई स्टेप्स रहे होंगे। खैर, ये बात हम समझ पाते हैं। अब आगे के मुद्दे की बात करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ हमें सीखना है। तो आगे लेके चलते हैं भाई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं बेटा, वो क्या हैं हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जिक्र करें हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। आपको मालूम है कि ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन ये इमेजिनरी हैं। ये हमने सोच के, ये मैंने क्यों लिखा, आप नोट्स भी बना सकते हैं, सोचा है इसके बारे में कि इजी वे में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे हम विजुलाइज कर सकते हैं, कैसे आसानी से समझ सकते हैं मैथमेटिकल अप्रोच के बाद। तो यहां पर समझ में आता है कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस हैं विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड या विजुलाइज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन। ये इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये इमेजिनरी लाइंस हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस केवल सोच के सहूलियत के लिए बनाई गई हैं, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फिजिकल एग्जिस्टेंस के पैटर्न में लेके चल रहे हैं बच्चों। अब देखते हैं आगे हमारे लिए क्या है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जो मैं आगे आपको बताता चलूंगा। तो अब इस मुद्दे की बात समझने के बाद कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, विजुलाइज करना है। अब इसी बात को और बेहतर तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी बनाई गई कि ये खास बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हम आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज कर सकेंगे और बहुत मजा आने वाला है। तो ये देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहली कहानी, द लाइंस ऑफ द फोर्स और कॉन्टिन्यूअस कर्व्स, कॉन्टिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। तो देखिए यहां पर जैसे हम लोगों ने बनाया था, अभी और भी फोटोग्राफ बनाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहली बात क्या है साहब, ओपन एंडेड होती हैं। ओपन एंडेड का मतलब क्या है, अभी मैं समझाता हूं कि अगर मैं पॉजिटिव से बनाऊं तो अभी मैं इसको बना के दिखाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। ये जो पहली बात कह रहे हैं, इस तरह से बहुत सारी बना सकते हैं। ये देखिए कॉन्टिन्यूअस हैं और स्मूथ हैं, ऐसे नहीं है, जिगजैग नहीं है, ये स्मूथ हैं, चली जा रही हैं आराम से। कर्व नेचर हो सकता है अभी हम देखेंगे, लेकिन जिगजैग करके नहीं जाती हुई दिख रही हैं। साथ में कोई भी ब्रेक नहीं है कि यहां से चली फिर ये टूट जाए फिर यहां से चलें, ऐसे गैप्स नहीं होगा। ओपन एंडेड होने का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है और इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है। कभी भी ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, नेवर फॉर्म
नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स। क्लोज लूप्स का जिक्र क्यों कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट वाली स्लाइड में भी बात आएगी कि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज यहां रखूं और निगेटिव, एक रफ डायग्राम, तो मान लीजिए प्लस से चल के निगेटिव पे यहां पे स्टार्ट होगी, इनिशिएट होगी और यहां पे आके बेटा टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। क्लोज लूप नहीं बनता है। क्लोज लूप बनने का मतलब है, आप जब देखेंगे मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आप चुंबक या मैग्नेट की बात जब करेंगे नॉर्थ साउथ, तो आप देखते क्या है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन शुरू होती हैं, साउथ में आके खत्म नहीं होती, अंदर ये साउथ से नॉर्थ जाती हैं, तो ये क्लोज लूप होता है। ये मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, इसे बोलते हैं क्लोज लूप। क्लोज लूप, यहां पर ये क्लोज लूप नहीं है, यहां से स्टार्ट हुई और यहां खत्म हो गई, इसके अंदर नहीं घुसी है। आपको ये समझना होगा कि इस तरीके से फॉर्मेशन होता है कि यहां से अगर ऐसे बनी, ऐसे लाइंस बनी, समझाने के लिए आपको, तो यहां पर क्लोज लूप नहीं बनाएगा, ओपन लूप्स बनेंगे। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और हमारी समझ में आनी चाहिए। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ये लाइंस कॉन्टिन्यूअस स्मूथ कर्व्स होती हैं विदाउट एनी ब्रेक्स, ओपन एंडेड होती हैं, नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स, क्लोज लूप नहीं बनाती। आगे की बात करते हैं हम लोग कि देखिए सेकंड वाली स्लाइड हमारे लिए क्या लेके आती है। द लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्जेस, दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। अभी समझाया, इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज देन द लाइंस ऑफ फोर्स विल स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। ये वही बातें कह रहा है कि कहीं पर स्पेस में बीच में नहीं खत्म हो जाएगी। मतलब अगर कोई सिंगल चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इनिशिएट होगी और ये कहां खत्म होगी, इंफिनिटी पे। अगर ये सिंगल आइसोलेटेड चार्ज है, ऐसे ही आप जो बना रहे हैं कई सारी लाइंस बना सकते हैं, अभी और भी जिक्र करेंगे इसमें हम लोग। अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव भी है, तो यहां पर आप पॉजिटिव से शुरू करें और निगेटिव तक ले जाएंगे आप इस तरह से। आप ऐसा नहीं समझना होगा कि यहां से शुरू हुए और बीच में ही स्पेस में खत्म हो जाए, या यहां से शुरू हुए आइसोलेटेड चार्ज में पॉजिटिव में और यहां आके टर्मिनेट कर जाए, ऐसा नहीं होगा। ये कहां टर्मिनेट करेगी, इंफिनिटी पर या नेगेटिव चार्ज पर, यही इसमें लिखा हुआ। ये इंपॉर्टेंट है और हमें समझ में आना चाहिए। नेगेटिव चार्ज के लिए भी बात यही लिखते हैं कि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब ऐसे आती हैं तो इंफिनिटी से आ रही हैं और नेगेटिव चार्ज पे आके टर्मिनेट हो रही हैं स्पेस में, यानी बीच में ही। आप सोचें कि आते वक्त यहीं टर्मिनेट हो जाएं या खत्म हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। तो द लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्जेस, दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप वाली बात हमने बताई थी कि स्टार्ट होती है और टर्मिनेट होती है, क्लोज लूप फॉर्मेशन नहीं होता। इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज है, देन द लाइंस ऑफ फोर्स विल स्टार्ट और एंड एंड इंफिनिटी। ये देखिए स्टार्ट यहां से हुई, एंड इंफिनिटी पे हुई, और इस केस में स्टार्ट इंफिनिटी पे हुई, एंड नेगेटिव चार्ज पर हुई। मेरे ख्याल से बात को आप समझ पाए होंगे। अगली स्लाइड की हम लोग चर्चा करते हैं और ये रही अगली स्लाइड। इसमें ये बता रहा है कि जो टेंजेंट ऑफ ए लाइन ऑफ फोर्स at any point gives the direction of the electric field at that point। मतलब है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बनाई हैं, सपोज करिए ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई है, तो इस पॉइंट P पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो हम यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा एट पॉइंट P। अगर कोई दूसरा मैं यहां पर पॉइंट ले लूँ, ये Q, तो यहां पर ऐसे टेंजेंट बना दीजिए, इसको लिख देंगे EQ। तो ये EQ का डायरेक्शन हो गया। तो इलेक्ट्रिक, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, फील्ड लाइंस। तो ये बात ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे कर्व का, और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद जो डायरेक्शन मिलेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी उस पॉइंट पर। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके आगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में और प्रॉपर्टी, नो टू लाइंस ऑफ फोर्स, रेड कलर लेता हूं, नो टू लाइन ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर। आप ध्यान रखिए कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है। क्योंकि क्या होगा कि अगर आप इसका टेंजेंट बनाएंगे साहब, इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं,
अगर मैं 2 का टेंजेंट बनाऊं तो ये डायरेक्शन E2 निकला, और E1 का बनाऊं तो टेंजेंट E1 निकला। तो एक ही पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते। दो आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड लग भी रही होंगी तो उसका नेट रिजल्ट आएगा। एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन कैसे हो सकते हैं? तो दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। ये आपको पता भी है, ये रीजन के तौर पे मैंने लिख भी दिया है कि इफ दे इंटरसेक्ट देन देयर विल बी टू टेंजेंट्स at point of intersection and hence two directions of electric field at the same point which is not possible। तो ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इसका भी यूज हम लोग आगे करेंगे। बात करते हैं आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का 5वां नंबर का पॉइंट। यहां पर लिखा दी लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर ऑन विच द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। देखिए जब भी जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, कोई कंडक्टर अगर ले लें, सपोज करिए मैं यहां पर एक स्फीयर ले लेता हूं आपको समझाने के लिए, मेटालिक स्फीयर है, कंडक्टर है, और यहां से ये चार्ज है, यहां से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो हमेशा इस सरफेस से परपेंडिकुलर होगी। सरफेस पे परपेंडिकुलर का मतलब कि अगर इस पॉइंट पर हमें परपेंडिकुलर खींचना तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ये हो गई टेंजेंट, और इससे 90 बनाते हुए नॉर्मल ड्रॉ कर दें। ये डायरेक्शन हर जगह होगा। कहीं से अगर यहां भी निकाल रहे हो, ऐसा क्यों होगा इसका भी जिक्र करेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, अगर ये पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, नेट चार्ज पॉजिटिव है समझ लो, तो यहां पर भी आपको करना क्या पड़ेगा, ऐसे ही आप टेंजेंट खींचिए और ये एंगल 90 होना चाहिए। तो टेंजेंट पे 90 क्यों? क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ और आपने सोचा कि मैं ये कंडक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यहां पर मैं ऐसे निकाल देता हूं तिरछा, ये तो 90 है नहीं साहब। तो ऐसे निकालने में क्या होगा कि इसके दो कंपोनेंट आप ले सकते हैं। कौन से दो कंपोनेंट? इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गई, एक ले लो इसके टेंजेंट के डायरेक्शन में और इससे 90 बनाते हुए आप सपोज करिए ऐसे बना दिया जो नॉर्मल के डायरेक्शन में है। ये ले लिया हमने जो इससे टेंजेंट बना रहा है, देख पा रहे हैं, और इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल नॉर्मल। दो कंपोनेंट इसके लिए जा सकते हैं। अगर ये दो कंपोनेंट लिए तो ये टेंजेंट वाला कंपोनेंट यहां पे जो चार्ज होगा प्लस, उस पे इस डायरेक्शन में टेंजेंटली फोर्स लगाएगा। भाई कंपोनेंट मिल गया ना। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पर फोर्स QE लगता है, तो अगर Q यहां पर प्लस चार्ज है तो उस प्लस चार्ज पर ये इधर फोर्स लगाने वाला है। जब फोर्स लगाएगा तो ये चार्ज चलेगा आगे, जब ये चलेगा तो इसके अंदर करंट फ्लो होने लगेगी, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करंट फ्लो नहीं होती, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। बात समझ में आई? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। इस वाले चार्ज को थोड़ा बड़ा बनाना चाहता हूं तो मैं कोशिश करूंगा इसको मिटा पाऊं, पता नहीं कितना मिटा, लेकिन समझिए मेरी बात कि यहां पर मैं एक चार्ज रख रहा हूं समझाने के लिए, बड़ा सा चार्ज, कि यहां पर अगर ये नॉर्मल नहीं जाता है तो उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक टेंजेंट डायरेक्शन में, एक नॉर्मल डायरेक्शन में। तो ये जो प्लस वाला चार्ज है ये इस कंडक्टर पे बाहरी सरफेस पे है अगर, तो ये टेंजेंट वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा अपनी टेंजेंट वाली डायरेक्शन में QE के बराबर, और इस फोर्स की वजह से ये चलने लगेगा। और जब किसी भी चार्ज का फ्लो होता है, चार्ज चलता है, तो करंट डेवलप हो जाती है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्योंकि ये चार्जेस रुके हुए हैं, इसमें कोई करंट नहीं देखी जाती, इस वजह से ये संभव नहीं है। यही बात देखिए यहां पर लिखी गई है, इफ द लाइन्स ऑफ फोर्स आर नॉट नॉर्मल टू द कंडक्टर द कंपोनेंट ऑफ द फील्ड पैरेलल टू द सरफेस would cause the electrons to move and would set up the current on the surface but no current flows in the equilibrium condition। आप समझ पाए होंगे। तो सरफेस के पैरेलल का मतलब वही टेंजेंट वाली बात हो गई, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगे, प्लस चार्ज हो, चाहे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो, चार्ज है तो फोर्स लगेगा ही। इस वजह से ये चीज नहीं होती, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं नंबर 6 पॉइंट का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में The relative closeness of the electric field of forces give a measure of the strength। जहां डेंसिटी की बात की थी कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी डेंसर है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। जैसे समझाने के लिए मैं अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाऊं, ये देखिएगा आप, कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं और बना देता हूं ऐसे, ये देखिए ऐसे बना देता हूं, ऐसे बना दूं, और यहां पर एक सरफेस रखूं, कलर बदल लेना बेहतर होगा, और यहां पर एक सरफेस रखूं,
और आपसे पूछा जाए कि किसमें सरफेस नंबर 1 एंड सरफेस नंबर 2 कि किसमें आपकी स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा है, तो आप जान रहे हैं कि यहां पर डेंसिटी ज्यादा है, तो S1 में S1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, E1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ग्रेटर देन E2 होने वाली है। यही बात इसमें कही जा रही है। दो तीन बातें और इंपॉर्टेंट, द रिलेटिव क्लोजनेस, क्लोजनेस मतलब कितने पास पास हैं, ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स ए मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी रीजन। द लाइन ऑफ फोर्स आर क्लोज टुगेदर इन ए स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो क्लोज टुगेदर, फार अपार्ट दूर दूर होंगी वीक फील्ड में, तो ये वीक फील्ड हो गई, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गई। बहुत ही आसानी से समझ में आने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। और पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो वहां पर ये पैरेलल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वली स्पेस्ड होती हैं। तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जब हम करेंगे तो हम इससे क्या दिखाते हैं कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि कहीं पर भी आप ले लें, P ले लो, Q ले लो, S ले लो, इन सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही वैल्यू है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड EP की वैल्यू EQ की बराबर और ES के बराबर। ये इसका मतलब है। मेरे ख्याल से बात पकड़ लिए होंगे, बहुत सरल बात है लेकिन समझ में आना जरूरी है। आगे बात करते हैं, द लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर। तो लाइन ऑफ फोर्स किसी कंडक्टर से पास नहीं होती, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज जीरो। दो चार्ज कंडक्टर होता है उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जाती। अगर मान लीजिए एक कंडक्टर हमने रख दिया यहां पर, मेटेलिक कंडक्टर है कंडक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी अगर यहां पर, ये कंडक्टर ऐसा भी हो सकता है, ये प्लेट भी आप ले सकते हैं, मैं प्लेट ही बना देता हूं। अब यहां पर सपोज कीजिए इस प्लेट के आगे एक प्लस चार्ज रख दें आप, ठीक, अब प्लस चार्ज रखेंगे तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। सपोज करिए ऐसे निकल रही है, इससे तो निकलेगी, और ऐसे ही मान लीजिए ऐसे निकल रही है, समझाने के लिए बता रहे हैं, और भी जगह इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, हर जगह ऐसे निकलेगी। तो क्या ये इसको क्रॉस करते हुए चली जाएगी अगर ये मेटेलिक कंडक्टर है? तो आंसर है जी नहीं। तो क्या इधर इसका इफेक्ट नहीं मिलेगा? आंसर है मिलेगा। होगा क्या, देखिए यहां पर ये मेटेलिक कंडक्टर को पोलराइज कर देगी, प्लस होने की वजह से नेगेटिव चार्जेस यहां आ जाएंगे और पॉजिटिव इससे दूर चले जाएंगे, समझिएगा। तो यहां पर शुरू हुई और नेगेटिव पे खत्म हो गई, इस प्लस से फिर शुरू हुई और आगे बढ़ गई। ये कहानी होगी। इसके अंदर कुछ नहीं मामला है, अंदर नो इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर कोई और कलर, अंदर इसके अंदर नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझना मेरी, इसका ये मतलब मत समझना कि इसके आगे ही नहीं जाएगा, मेटेलिक कंडक्टर है तो आगे जाएगा, लेकिन इसके अंदर कोई मेटेलिक फील्ड नहीं होगी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर नहीं बनानी है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, नेगेटिव चार्जेस को पोलराइज कर लिया, वहां पर स्टार्टिंग, टर्मिनेशन, और फिर यहां से शुरू हो गई ले देके, और इस तरीके से आगे बढ़ गई। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, और ये आगे हम पढ़ेंगे भी चैप्टर नंबर 2 में, जब कंडक्टर्स पढ़ेंगे इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम हमारा जो कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। तो ये बात भी देखेंगे, लेकिन ये बात मेरे ख्याल से अच्छे से मैंने आपको बताई, ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। आगे बात करते हैं। अच्छा, ये बात तो प्रॉपर्टीज की हो गई मोटे तौर पर। अब कई बच्चों के मन में ये शंका रहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें बनानी है तो हम कितनी लाइन ड्रॉ करें। कहने का मतलब कि भाई यहां पर अगर ये प्लस चार्ज है तो सर मैं ये 4 लाइनें बना दूं काफी है, या कोई बच्चा कहेगा सर मैं 8 लाइनें बना दूं ये काफी है, या कोई कहेगा सर मैं और भी लाइनें बनाना चाहता हूं। तो क्या ऐसा कोई रूल है जो ये बतावे आपको कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस बनानी है? तो ऐसा कोई रूल नहीं है, आप जितनी लाइनें बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। अननेसेसरी जरूरत से ज्यादा लाइनें बताएंगे तो आपका मेहनत और टाइम दोनों वेस्ट होगा। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए उतनी ही लाइन बनाएं जितनी
बैलेंस्ड हो, ना बहुत ज्यादा कम ना बहुत, जैसे कि एक चार्ज है तो इस पे केवल 4 बना के छोड़ दी जाए तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इन्हीं दिशाओं में, तो ये 4 और बना दो, इससे ज्यादा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये तो पहली होगी देयर इज नो रूल। दूसरी क्या है कि हाउ एवर नंबर ऑफ लाइन्स ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग एट ए चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अब क्या है कि मान लीजिए एक ही डायग्राम में अगर आपने सपोज करिए एक प्लस बनाया है जिसको Q लिखा है और आपने ये दिखाया है कि इससे मैं 4 लाइनें सर निकाल रहा हूं, सपोज से फॉर एग्जांपल, और उसी डायग्राम में बाजू में एक 2Q रखा हुआ है, तो इट इज वेरी नेचुरल कि इससे 4 निकाले हो तो दुगना चार्ज है, तो इससे आप कितनी निकालोगे? 8, प्रोपोर्शनल, ये निकाल दिया 8। समझते रहना मेरी बात, शो करने का तरीका एक, तो अगर उसी में एक में Q है 4 है तो 2Q हो गई, तो उसमें 4 की जगह 8 हो गई। ये प्रोपोर्शनलिटी का ध्यान रखना है। अब ये प्लस माइनस 2 भी हो सकता है ये प्लस है ये नेगेटिव वाला हो, इतना ध्यान हमको रखना है कि Q में अगर हम n लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 2Q में 2n लाइंस को रिप्रेजेंट करें, इससे प्रोपोर्शनलिटी बनी रहे। और इस कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, हम लोग भी अभी आगे करेंगे, तो इस बात को जरूर पकड़ के रखें। चलिए अगली पॉइंट को देखते हैं क्या है। तो बच्चों अभी देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ केसेस में कैसी कैसी बनती हैं। तो यही मैंने हेडिंग डाल रखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर सम सिस्टम ऑफ चार्जेस। यहां पे बात शुरू करते हैं आइसोलेटेड चार्ज से। तो मान लीजिए हमारे पास प्लस Q का एक आइसोलेटेड चार्ज है, अकेला चार्ज है, तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी जाएंगी? आप सिंपली रेडियली आउटवर्ड भेज देंगे। रेडियली मतलब टेंजेंट से 90 डिग्री बनाते हुए। ये देखिए इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई, और इसी की जगह अगर कोई निगेटिव चार्ज है, ये रेडियली आउटवर्ड है, स्फेरिकल सिमेट्री होती है। ये जो होता है केवल एक प्लेन में फोटो बना है, वरना आप जैसे बल्ब की रोशनी होती है, एक बल्ब जला दीजिए, चारों दिशाओं में लाइट निकलती है, वैसे ही एक चार्ज अगर है तो यहां पर इमेजिन कीजिए कि एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, चारों दिशाओं में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी। तो आप कहीं भी स्फीयर बनाएंगे तो जैसा भी स्थिति यहां होगा, वही दूरी अगर आप R पकड़ते हैं तो हर जगह वही इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलता जाएगा। यही केस निगेटिव के लिए अगर आप बना दीजिए आइसोलेटेड चार्ज के लिए, तो यहां पर इस तरफ आती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में। इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं बेटा, कोई भी परेशानी नहीं है। ये तो सिंगल वाली है, बहुत सिंपल है, और भी हम कॉम्बिनेशन वाला भी चेक कर लेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन समझना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसी जगह आप यहाँ पे ले लीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, जो आप समझ पा रहे हैं। तो आइसोलेटेड के लिए तो बड़ी सिंपल सी बात होती है, कहानी बहुत जल्दी सेट हो जाती है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस की बात करते हैं, जहां पर जोड़े में चार्जेस आते हैं। मैं बड़ा बड़ा बना के आपको दिखाता हूं। मान लीजिए हमारे पास 2 प्लस चार्ज हैं, दोनों इक्वल हैं, तो मैं एक प्लस लेता हूं यहां, एक प्लस लेता हूं यहां, और आपको समझाने के लिए प्लस Q है और यहां भी प्लस Q है, बोथ आर इक्वल चार्जेस। तो यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, इनको मिलाने वाली जो लाइन है दिस वन, ये दोनों ये प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। दोनों सेम चार्जेस हैं, इक्वल चार्जेस हैं, तो बीच में इसका एक पॉइंट मिलेगा जिसे आप कहेंगे न्यूट्रल पॉइंट N। ये हो गया न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या होता है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां नहीं मिलेगा क्योंकि एक दूसरे को किस क्रॉस कर रहे हैं, है ना, लेकिन बाकी चीजें तो है ही। बाकी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता हूं, ब्लू कलर ले लेता हूं कि कैसे बनने वाली हैं। आप इसको ऐसे बनाते चले जाइए, ऐसे करके, और थोड़ा रफ डायग्राम है तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनती चली जाएंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आप डायरेक्शन देख पा रहे हैं, ऐसे ऐसे जब भी निकालेंगे तो ये 90 से निकलेगी। मैंने थोड़ा रफ बनाया है, एक रफ स्केच है, तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी निकलती चली जाएंगी। यहां भी ऐसे बना दीजिए,
पॉजिटिव चार्ज है, आप जान ही रहे हैं। ऐसे करते करते ये इसका डायग्राम होगा प्लस वाले का। जो बात इंपॉर्टेंट है, देखिए यहां पर चार्जेस थे क्या, इक्वल, प्लस क्यू थे और प्लस क्यू था, तो इक्वल चार्जेस थे सेम पोलैरिटी के। तो ये डायग्राम एक रफ स्केच आपको बनाने देखने का मौका मिल रहा है। इसको थोड़ा नीचे कर दूं सेंटर में, शायद आप अच्छे से देख पाए। और ये बात का ध्यान रखिएगा कि इसकी चर्चा बड़ी की जाती है। यहां पर आपका न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। अब इसी जगह मान लीजिए दोनों प्लस की जगह एक माइनस और एक प्लस हो, तो क्या होगा, उसका भी डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। इसको हम ले जाते हैं ऊपर, और अब जो वैल्यू हम लिख रहे हैं, एक को लिख दीजिए यहां पर माइनस, और एक यहां कहीं बना देते हैं दिस इज प्लस। ये जो वैल्यू है ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन अलग अलग है पोलैरिटी। तो आप जानते हैं कि प्लस से निकलेगी वैल्यू, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी और माइनस तक जाएगी। अब यहां पर ध्यान यही रखना है, जैसा अभी हम लोगों ने सीखा था कि अगर 10 लाइनें निकाल रहे हैं तो 10 लाइन यहां पहुंचनी चाहिए, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो इस तरीके से आप ऐसे ऐसे दिखा देते हैं। मान लीजिए और निकाल लीजिए समझाने के लिए, तो यहां पर देखिए 4 लाइनें ऐसी निकाल दी, बाकी और दूर जाएंगे तो और मान लीजिए 5 हो गई, ये 6 हो गई, इधर बना दो 7, 8, 9, मेरे ख्याल से 9। तो इसमें 9 मिलनी चाहिए, 4 मिली हैं अभी। 4 के बाद आप ऐसे कर दीजिए 5, 6, 7, 8, 9। एक डायग्राम अलग अलग कर लीजिएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिल गई आपको, समझ रहे हैं। इससे निकल ध्यान क्या रखा छोटी सी बात बनाते वक्त कि 9 लाइंस यहां से, 9 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से हमने निकाली। गिन लीजिएगा, कम ज्यादा हो तो एडजस्ट कर लेना। और यहां 9 लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर हमने माइनस पे आके छोड़ी है। अब कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना हो, देखिए मजेदार कैसे आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देख लेते हैं हम लोग बात। मान लीजिए यहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहां चाहिए, सपोज करिए, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो हमको मालूम है बेटा कि इसका टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा। यही तो सीखा है हम लोगों ने। आया कैसे होगा, आया ऐसे होगा कि यहां से अगर आप बनाए इलेक्ट्रिक फील्ड, इसने इसको 1 कह देते हैं समझाने के लिए, E1 इसने ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और इसने यहां से निगेटिव वाला है तो इसने अपनी तरफ ऐसे E2 इधर लगाया, और इन दो वेक्टर्स का, समझिए, इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइनल E आपको इधर मिला। अरे आओ, ये E आपको इधर मिला जो दिख रहा है ब्लैक कलर में। तो ये कहानी हर जगह चलती है यहां पर, ठीक। लेकिन E1 E2 इतना बनाने की जरूरत नहीं है, ये आप बस समझदारी रखें कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया कैसे होगा। प्लस वाले ने ऐसे लगाया अपनी सीधी रेखा में, माइनस वाले ने सीधी रेखा में अपनी तरफ लगाया, और इन दोनों का रिजल्टेंट टेंजेंशियली जो हमने बनाया है इस दिशा में चला गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां बात करें न्यूट्रल पॉइंट की, तो यहां पर न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा ही नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कहीं पॉइंट लोगे तो माइनस इधर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्लस वाला भी इधर जा रहा है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो खेल खत्म। यहां बात कर लें अगर हम लोग इस P पॉइंट पर, तो प्लस वाला इधर जा रहा है, माइनस अपोजिट है तो उल्टा डायरेक्शन, E1 है इधर और E2 है इधर। लेकिन क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये भारी पड़ जाएगा, ये दूर है तो हल्का पड़ जाएगा। तो कभी ऐसा होगा ही नहीं कि बैलेंस मिले यहां पर, मतलब एक दूसरे को नलीफाई कर पाए। बात पकड़ रहे हैं ना? इन दोनों के बीच तो संभावना ही खत्म हो गई। इधर लो या इधर लो, इधर लोगे तो ये डोमिनेट कर जाएगा, ये दूर है तो पिछड़ जाएगा। तो कहीं पर कहानी न्यूट्रल पॉइंट इसके अंदर नहीं मिलेगा। दूसरी बात आप क्या समझ सकते हैं कि इस प्लस माइनस चार्ज को जो मिलाने वाली लाइन है, ये सिलिंड्रिकल सिमेट्री फॉर्म होती है। सिलिंड्रिकल सिमेट्री का मतलब क्या हो गया बेटा, जैसे मैं समझाऊं कि मान लीजिए ये एक निगेटिव से प्लस जाने वाली मैंने ये एक लाइन बना दी। अब इस पे कोई भी प्लेन ले लें आप, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, प्लेन ये लाइन हो गई। सिलिंड्रिकल सिमेट्री मतलब ऐसे सिलेंडर बनाया, तो कोई भी प्लेन ले लें, ऐसे या ऐसे या ऐसे या नीचे ऐसे या ऐसे, हर जगह आपको सेम सिचुएशन दिखेगी।
जो यहां हो रही होगी वही यहां, वही यहां, वही यहां। ये सिलिंड्रिकल सिमेट्री का मतलब होता है। बात पकड़ में आ रही है क्या? तो माइनस प्लस में अगर ऐसे हमने जैसे लाइंस हैं तो मान लीजिए ऐसे कर दिया, ब्लैक वाले को एरो हेड बना देते हैं, तो इसके कोई भी प्लेन ले लीजिए, जो प्लेन पास हो रहा है इन दोनों की लाइन ज्वाइन करने की से जब पास हो रहा है, ये प्लेन है, हाथ प्लेन है और ये पास हो रहा है यहां से, तो कोई भी प्लेन किसी भी डायरेक्शन में खींच दीजिए, आप देखेंगे कि जो घटना यहां घटी है वही हर जगह घटती हुई मिलेगी। इसे बोलते हैं सिलिंड्रिकल सिमेट्री। यानी ये लिया, एक सिलेंडर फॉर्म कीजिए जिसकी एक्सिस पर ये है। बात पकड़ पाए होंगे लगता है। तो ये इस तरीके से माइनस और प्लस का जिक्र किया जा सकता है। मेरे ख्याल से आप बात पकड़ रहे हैं। आगे बात देखते हैं बेटा, अगर प्लस और माइनस हैं लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो क्या होगा? और जरा उसको भी फटाफट देख लेते हैं। तो मान लीजिए यहां पर हमने एक प्लस रखा, मैं रेड कलर से रखना चाह रहा हूं जिससे दिखे आपको अच्छे से। तो ये मैंने इसको प्लस रखा बेटा और यहां पर हमने माइनस रखा। इस सिचुएशन में किसी एक को बड़ा रखना है, किसी एक को कम ज्यादा रखना है, बड़ा छोटे की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमारी जो Q1 है ये और ये Q2 है, मैग्नीट्यूड वाइज जो Q1 है वो बड़ा है, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। प्लस माइनस से नहीं देखना है एब्सोल्यूट वैल्यूज कि कितना कूलाम का चार्ज है। तो अब इस बात का जब हम पॉइंट पकड़ेंगे तो ये बात दिमाग में रखने वाली कि Q1 से ज्यादा लाइंस निकलनी चाहिए, Q2 पर कम पहुंचनी चाहिए, क्योंकि Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो यहां से कुछ लाइनें आप निकालिए। सपोज करिए ये पहुंची, ये दो लाइन पहुंचाई और पहुंचा दीजिए, ये तीसरी ऐसे पहुंची, देखिए एक और पहुंचा देते हैं, ये इस तरीके से लाइनें पहुंचा दीजिए। और अभी आप जान ही रहे हैं कि अभी 6 लाइनें निकाली और 6 पहुंची हैं, जबकि इस Q1 ज्यादा है तो 6 पहुंच रही हैं, तो इससे ज्यादा लाइन निकलनी चाहिए। तो इससे और कैसी लाइन निकाल सकते हैं? ऐसे निकाल दीजिए, 2 लाइनें इधर निकाल मारिए, सपोज करिए इस तरीके से निकाल दीजिए लाइनें। तो ये देखिए 4 एडिशनल निकली, जो 4 यहां पहुंची नहीं, कहां गई? इन्फिनिटी पे गई। कैसे गई? अब यहां पर न्यूट्रल पॉइंट का जिक्र कर लेते हैं कि यहां न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलने वाला है। तो अगर आप बात समझें, क्योंकि प्लस वाला भारी है, भारी मतलब इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो इससे दूर इससे पास होना चाहिए। आपको न्यूट्रल पॉइंट कहीं पर यहां पर मिलेगा जो माइनस के करीब हो और प्लस से दूर हो, तभी तो ये एडजस्ट हो पाएंगे, बैलेंस। ये डोमिनेटिंग नेचर का है तो दूर होने से थोड़ा कम हो जाएगा, ये पास होगा तो संभाल पाएगा। माइनस वाला होगा अंदर की तरफ, प्लस वाला होगा बाहर की तरफ। आप समझ पा रहे हैं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे माइनस का, यानी Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस होने की वजह से, और Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस होने की वजह से इस डायरेक्शन में। तो यहां कहीं इसका नल पॉइंट मिलेगा। नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट, एन मतलब हो गया न्यूट्रल पॉइंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां हो जाएगा 0, ये इसका मतलब होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो यहां पे जा रही हैं वो कैसे जाएंगी? ये ऐसे गई और ऐसे करके सपोज आप यहां से निकाल दीजिए, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनती हुई दिखेंगी। ये इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। ध्यान क्या रखा गया? देखिए कि Q2 पर 6 पहुंची थी, जबकि Q1 पे 6 की जगह 10 या 12 निकली हैं बाहर। ये इसका डायग्राम हो जाता है। मेरे ख्याल से बात पकड़ पाए होंगे। अब हम लोग Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं और उसमें बड़ा छोटा कर लेते हैं। फिर क्या होगा? इस न्यूट्रल पॉइंट को जरूर अपने दिमाग में रखिएगा। ये क्वेश्चंस में यही पूछा जाता है, कहां मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट। तो यहां पर न्यूट्रल पॉइंट इसका मिला प्लस माइनस के केस में। अब मैं ले रहा हूं दोनों प्लस, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग। तो चलिए अगला वाला केस लेते हैं। फिर मैं रेड कलर यूज करना चाहूंगा। दोनों चार्ज हमारे प्लस हैं, Q1 Q2, और किसी को मैं डोमिनेटिंग नेचर का शो कर देता हूं। सपोज करिए Q2 बड़ा है, न्यूमेरिकली एब्सोल्यूट वैल्यू में Q2 इज ग्रेटर देन Q1। ये इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा, ये 10 कूलाम है तो ये 3 कूलाम है, समझने के लिए ऐसे है ना, ये मतलब है।
प्लस माइनस नहीं, कूलाम की बात कर रहे हैं। अब देखिए दोनों प्लस प्लस हैं, इनको पहले लाइन पकड़ते हैं। इनका जो न्यूट्रल पॉइंट बेटा मिलेगा वो न्यूट्रल पॉइंट आपको मिलेगा, ये डोमिनेटिंग नेचर का है तो इससे दूर और इससे पास, यानी यहां कहीं आपको मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट। या इसका डायरेक्शन प्लस है तो इधर रहेगा, ये देखिए EQ1, और इसका वाला रहेगा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड EQ1। क्योंकि ये ज्यादा तगड़ा है, तगड़ा मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा है मैग्नीट्यूड, तो इसके पास कर देंगे तो डोमिनेट कर जाएगा, बराबर नहीं आएगा, तो इससे दूरी और इसके पास में यहां पर इसका न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, न्यूट्रल पॉइंट में ही आप छोड़ दीजिए प्लेन में, और ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हुई आपको दिखेंगी। रफ डायग्राम है तो बहुत सुंदर तो नहीं बन पाएगा, आपको फील जरूर दे देगा। इसी तरीके से इस तरफ ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे मैंने बनाई। अब ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस Q2 मैग्नीट्यूड में ज्यादा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा दीजिए यहां पर। ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गई है, इसको आप स्मूथ कर डालिए और इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं, कई सारी निकाल दीजिए और इससे थोड़ी सी आने वाली थोड़ी कम निकाल दीजिए, निकलेगी इधर भी, लेकिन उधर 20 निकालिए तो इधर 2-4 कम निकाल दीजिए, बन गया। और यहाँ पर देखिए इस तरह ये डायग्राम आपके सामने क्लियर है, ये न्यूट्रल पॉइंट है, इसको जरूर पकड़िएगा, ये पूछा जाता है। तो ये देखिए क्या हुआ, अगर दोनों इक्वल होते तो ये बीचों बीच मिलता, ये डोमिनेटिंग था तो अपने से दूर भगा दिया, क्योंकि भाई मजबूत आदमी है तो ज्यादा एरिया कवर करेगा, बड़ा शेर है, बब्बर शेर है, ऐसे फीलिंग मजाक के तौर पे। भाई बब्बर शेर है तो उससे छोटे वाले शेरों को तो कहेगा ना अपना अपना एरिया समेटो, मुझे बड़ा एरिया चाहिए, मजाक के तौर पे। तो आप समझ पा रहे हैं कि बब्बर शेर है तो ये पहले अगर दोनों इक्वल होते तो आधा आधा बंटवारा करते, दोनों सेम बलशाली, भाई आधा तुम ले लो आधा हम ले लें, ये भारी आइटम हो गया। तो उसने कहा नहीं आधा आधा नहीं चलेगा, 70 मुझे दो 30 तुम लो, तो इसे मंजूर करना पड़े, क्या करेगा बेचारा। तो ये 70 वाला देखिए इतना एरिया 70 पकड़ लिया, इसको 30 दे दिया, समझाने के लिए मोटा, जिससे आपकी इंटरेस्टिंग और बातों को आप पकड़ सके। ये बात आपने देखी, कुछ चार्जेस के मैंने जो तरीका बताया, और भी कुछ इंटरेस्टिंग हम लोग लेंगे बातें। इससे पहले वाला भी आपने देखा था, बड़ा अच्छा फिगर था, और ऐसे फिगर्स पे हम लोग सवाल भी करेंगे। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए, इसी फिगर के साथ समझाता हूं। देखिए कभी भी ये मत समझिएगा, ये बच्चे 10th में जब पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन जबरदस्ती का क्रिएट होता है, उनके दिमाग में ये आता है या कहीं से ये टीचर साहब पढ़ा रहे होते हैं, ऐसा चला जाता है कि यहां पर अगर हम कोई चार्ज रख दें पॉजिटिव तो वो इसी पाथ को फॉलो करेगा। ध्यान रखना मेरी बात, कि अगर मैं चार्ज प्लस यहां रख दूं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसको ये फॉलो करेगा, उसको ये फॉलो नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो टेंजेंशियली लगाएंगे आप, इसकी वजह से फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगेगा। भाई फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, Q इंटू E। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। ये बात तो समझ में आती है। तो चार्ज जब रखोगे तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स और एक्सेलरेशन वो सब इसी डायरेक्शन में लगेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्लस वाला चार्ज इस डायरेक्शन में चले। वो नॉर्मली तभी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सीधी रेखा में होती हैं। तो यहां पर अब प्लस रखेंगे देन इट विल मूव, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, इसका खुद का मोशन इसी तरफ था, प्लस मतलब, और एक्सेलरेशन भी लगा और फोर्स भी, मतलब एक्सेलरेशन लगा तो उसी डायरेक्शन में वो चल पड़ा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप जानते भी हैं जैसे सर्कुलर मोशन होता है तो यहां पर वेलोसिटी तो होती है इस तरफ, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मान लीजिए तो एक्सेलरेशन सेंटीपिटल होता है। तो ऐसा नहीं समझना है कि जिस दिशा में एक्सेलरेशन है उसी दिशा में मोशन है। बात पकड़ में आ रही होगी, इसलिए बताया कि कनेक्ट कर पाओ, नहीं कई बच्चे जबरदस्ती कंफ्यूज कर रहे हो। बात पकड़ में आ रही है ना। तो जरूरी नहीं है कि जिस दिशा में एक्सेलरेशन है उसी दिशा में आपका मोशन का वेलोसिटी हो या मोशन हो उस डायरेक्शन में। तो यहां पर ऐसा नहीं समझना है कि
प्लस हम रखेंगे अगर यहां पर, तो ये इसी पाथ को फॉलो करता हुआ आगे चला जाएगा। ऐसा होना जरूरी नहीं है, वो तभी होगा जब सीधी रेखा हो, अदरवाइज फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और मोशन किसी और डायरेक्शन में हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में उसके मोशन से जो रिजल्ट एक्सेलेरेशन का आ रहा होगा। मेरे ख्याल से आप बात पकड़ पाए होंगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर आपके दिमाग में आना चाहिए। अब बात करते हैं आगे की। मेरे ख्याल से अब आगे न्यूमेरिकल का टाइम आ गया है। ठीक है, अब कुछ करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल। तो बच्चों करते हैं न्यूमेरिकल्स, और पहला न्यूमेरिकल देखते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन में। ये रहा पहला न्यूमेरिकल, देखिए इंटरेस्टिंग है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। लिखा है चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस टू क्यू आर फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस डी अपार्ट एज शोन इन द फिगर। ये फिगर है, प्लस क्यू इधर है, माइनस टू क्यू इधर है, बीच में आपका 2D का गैप है। स्केच रफली, करना क्या है, स्केच रफली द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शोइंग द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। अब इसको जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपने हिसाब से बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल बन रहा होगा, अदरवाइज मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखिए यहां पर मैं ले लेता हूं प्लस क्यू समझाने के लिए, और ये माइनस 2q था तो यहां रखा माइनस, और मैं यहां पर माइनस 2q लिख रहा हूं, जिससे डायग्राम आसानी से बनाया जा सके। पहली बात हमें ये ध्यान करनी है कि प्लस से जितनी भी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेंगे हम लोग, उससे दुगनी, क्योंकि 2q है, अगर ये 4 निकालेंगे तो 8 यहां पहुंचनी चाहिए। ठीक, चलिए बात शुरू करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से हम लोग आगे लेके चलते हैं। प्लस क्यू से निकालिए तो ये सब प्लस क्यू से निकली, और ये आपकी माइनस में चली गई। पहली, दूसरी बनाते हैं, ये देखिए यहां से चली गई। ये 4 लाइनें ऐसे दिखा देते हैं जो प्लस से निकली और माइनस को चली गई। अब ये अगर डायग्राम बना के हम छोड़ देंगे तो ये गलत है, क्योंकि इससे 4 निकली, 4 पहुंची, जबकि डबल मैग्नीट्यूड का है। तो कुछ और लाइंस भी, मगर अगर मैं एक लाइन खींच दूं किसी और कलर से, ऐसे लाइन खींचता हूं और आपको बढ़िया एकदम समझ में आएगा। यहां पर ऑल लाइंस में पकड़ता हूं जो बनेंगी, तो सपोज करिए ये लाइंस आई और ये ऐसे चली गई, ऐसे ही बनाइए, 2 लाइंस यहां से आई, ऐसे चलेंगी सारी की सारी, यहां पर और भी बनेंगी। तो मैं डायग्राम नहीं फैलाता हुआ दिखा रहा हूं कि ये लाइंस यहां पर ऐसे आ गई। अब देखिए यहां पर जो नंबर ऑफ लाइंस निकाली मैंने, वो कितनी है, कोई और कलर, यहां पर देखिए 1 2 3 4 4 लाइंस निकाली हैं। यहां पर कितनी मिली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइंस, इधर 8 लाइंस। इस बात का आप डायग्राम बनाते वक्त ख्याल रखेंगे, क्योंकि ये Q की जगह डबल चार्ज है, तो 4 अगर ये निकाल पा रहा है तो सेम डायग्राम में -2q वाले को 8 मिलनी चाहिए। अब ये डायग्राम सही है, लेकिन अभी एक चीज हमने नहीं बनाई है, न्यूट्रल पॉइंट नहीं शो किया है। तो न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा बच्चों, इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, इधर मिलेगा। देखिए इन दोनों के बीच में प्लस वाला इधर छोड़ इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस वाला भी इधर, तो इनके बीच तो संभावना है नहीं। प्लस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और निगेटिव वाले की वजह से भी इधर, तो बीच में तो मिलना है नहीं। अब इधर चले आए अगर हम लोग इस पॉइंट पर, Q पॉइंट पर देखें, तो Q पॉइंट पर ये 2Q वाला डोमिनेटिंग नेचर का है, ये दूरी बढ़ गई तो ये संभाल ही नहीं पाएगा, ये ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो मिलेगा वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ये पास में है ना इसके, और ये दूर है, तो ये नेगेटिव यानी अपनी तरफ खींचा रहेगा। यहां भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट कहां, यहां कहीं P पॉइंट पे मिलेगा, जिसे आप न्यूट्रल पॉइंट कहना चाहिए। यहां मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर E प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां E प्लस, और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E माइनस इधर। साथ में डोमिनेटिंग माइनस वाला है, तो दूरी बढ़ाओगे तो इसका डोमिनेंस खत्म होगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। P आपको साफ तौर पे दिख रहा होगा, और ये डायग्राम है। इस तरह से ऐसे न्यूमेरिकल को हम हैंडल करते हैं। मेरे ख्याल से इसको नोट कर लीजिए आप, और फिर अगला सवाल हम लोग करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा आपने। अगला देखते हैं। देखिए अगला भी सेम सवाल है, बस फर्क इतना हुआ है कि वहां पर -2q था, यहां +2q है। बाकी सारी सिचुएशन सेम है, बिल्कुल बराबर। अब यहां के डायग्राम को अगर मैं बनाऊं तो मैं इधर लिख देता हूं प्लस, और यहां लिख देता हूं माइनस, इसको लिख देता हूं +2q,
है ही है, और ये वैल्यू है माइनस क्यू। अब यहाँ से निकलेंगी जितनी लाइनें उससे आधी यहाँ पहुँचेंगी, भाई हाफ है ना, एक यहाँ पे इन दोनों को मिलाने वाली लाइन बना लो, न्यूट्रल पॉइंट भी हमें दिखाना है, ये लाइन बन गई। अब यहाँ से मान लीजिए पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालोगे तो ये मान लीजिए प्लस से निकली और माइनस में एक जाके मिल गई, फिर और निकालिए, ये चली गई यहाँ, ये चली गई, ये देखिए 3 निकली, 3 चली गई, और भी दिखा दीजिए 3 के बाद 4 निकली और ये देखिए यहाँ चली गई। इस तरह से कुछ लाइंस निकली और यहाँ चली गई। अब ये डायग्राम अगर यहाँ बना के छोड़ दिया जाए तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अभी 5 निकली हैं, 5 मिली तो 10 निकलनी चाहिए यहाँ से। तो 10 निकलने के लिए देखिए ये एक एडिशनल, ये दूसरी एडिशनल, ऐसे बन गई, और बनाइए इसमें से, ये और हो गई 4 एडिशनल, ठीक, और 5 इधर डाल दो, ये 5 एडिशनल। अब लाइंस गिन लीजिए पहले बनाते वक्त, तो यहां से इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लाइंस आई इधर, और मेरे ख्याल से 5 लाइंस यहां तक पहुंची हैं, ये 5 लाइन यहां पहुंची। तो इस तरह से ये डायग्राम कंप्लीट होता दिख रहा है। अब यहां पर एक चीज और है, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा। आपको पता ही है कि न्यूट्रल पॉइंट इन दोनों के बीच तो हो नहीं सकता, इधर वाला प्लस वाला इधर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस वाला भी इधर रहेगा, कभी नलीफाई नहीं करेंगे, इधर लोगे तो भी नलीफाई नहीं करेगा। न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा यहां कहीं, आपको मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट। क्यों? क्योंकि इसको डोमिनेंस है, प्लस वाले का डायरेक्शन देखिए इधर, और निगेटिव वाले की वजह से डायरेक्शन अपनी तरफ, यानी ई नेगेटिव। अब ये +2q होने की वजह से डोमिनेंस ज्यादा, तो दूर कर देंगे तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा और ये इसको संभाल पाएगा। तो ये यहां पर इसका न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर देना चाहिए। तो यहां पर देखिए जो 2 न्यूमेरिकल उन लोगों ने किए, इसमें तो हमसे फिगर बनवाई गई है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने फिगर बनी बनाई आती है, उसमें उल्टा पूछते हैं, तो अगला न्यूमेरिकल मैं वो लेता हूं, देखिए कितना मजा आने वाला है आपको। ये देखिए अब यहां पर हमारे सामने डायग्राम बना हुआ है और कुछ ये पूछ रहे हैं, देखते हैं। फाइंड करना है Q1/Q2, पहला पॉइंट है, अभी निकालेंगे हम लोग। दूसरा, नो फील्ड लाइंस पास थ्रू ए, यानी ये न्यूट्रल पॉइंट है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम Q1, ये हमें यहां से x निकालना है, ठीक है साहब। और ये टोटल दोनों के बीच की दूरी d दे रखी, ये हमें दिखाई पड़ रहा है। ये +Q1 चार्ज है और ये -Q2 चार्ज है। अब आप देखिए कि Q1 और Q2 में हमने जितनी फील्ड लाइंस हैं वो गिनी है यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहां तक मैं अगर सही गिन पाया हूं तो 9 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर शो की गई हैं। यहां देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें लगता है 9 ऊपर भी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 18 लाइंस यहां हैं, 9 यहां 18 यहां। तो सिंपल सी बात समझ में आ गई कि Q2 इसका डबल है। भाई इसकी सिंपल सी बात समझ में आई ना, Q2 डबल हो गया। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, जो Q2 की वैल्यू है, पहले वाले का आंसर, Q2 की जो वैल्यू है वो डबल है Q1 से। यानी अगर हम Q1/Q2 निकालें तो वैल्यू 1/2 आने वाली है। ये पहले वाले का सॉल्यूशन बहुत ही प्यार से निकल आया, Q1/Q2 1/2 आ जाएगा, क्योंकि Q2 डबल है। डबल कैसे है, ये 9 लाइनें थी, ये 18 लाइनें, इस तरह किया जाता है। अब यहां पर ये x पूछा है, देखिए तो x पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और यहां ऐसे मिला दो, अगर ये x है तो ये x, ये d-x है, d-x है। क्यों? क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस d थी, ये देखिए दी हुई है। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर बराबर करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते ही हैं, Q1 वाला कितना बनाएगा, K कूलॉम्स कांस्टेंट 1/4πε0, और साथ में Q1/r², r यहां पे x² लिख दीजिए। रही बात E2 के, Q2/d-x का होल स्क्वायर लिख दीजिए। ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाने का मतलब क्या है कि ये न्यूट्रल पॉइंट है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड
0 है। 0 होने का मतलब क्या रहा? तो बच्चों इस डायग्राम में ये जो वैल्यू है ये प्लस होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये निगेटिव रहा तो यहां ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि प्लस वाला लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और प्लस वाला माइनस वाला अगर होगा तो वो भी इधर, तो कभी नलीफाई नहीं होगा। प्लस वाला होगा इधर और ये भी प्लस होगा तो इधर, तो ये नलीफाई होंगे। तो प्लस Q2 लिख लीजिए यहां पर। आप मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। आगे बातचीत करते हैं हम लोग। अब ये वैल्यू बता दी, अब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से विपरीत है, इसलिए E1 इजिकल टू E2 होना चाहिए। इसको देखते हुए आप लिख दीजिए k Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर और k Q2 अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब Q2 की जो वैल्यू है 2Q1 के बराबर है, यहां पे पुट कर देते हैं। इस k से k काट दो तो Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर और Q2 की जगह लिख दिया 2Q1 अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। Q1 से Q1 भी कट गया और यहां से वैल्यू क्या आ गई? d माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए आंसर क्या आता है। ओपन करें तो डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xd इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब यहां पर x स्क्वायर उधर ले जाइए और देखिए वैल्यू क्या बनने वाली है। इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, यहीं पे चाहो तो रूट ले लो, तो यहीं पे रूट लेंगे तो जल्दी निकल आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर है, तो मैं यहीं पे रूट ले लेता हूं, वरना जबरदस्ती हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। रूट लोगे तो d माइनस एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2x आ जाएगी। अब आप सॉल्व कर लीजिए ले देके। यहां ये भी लिख सकते हैं कि दोनों साइड्स का रेशियो है, इसलिए निगेटिव वैल्यू लेंगे नहीं। ये देखिए साइड्स ही तो हैं, तो ये d माइनस एक्स का स्क्वायर और अपॉन 2x है, तो साइड्स के रेशियो का कभी 1 निगेटिव वैल्यू नहीं होती, तो निगेटिव साइन लेने का औचित्य ही नहीं है यहाँ पर। खैर, अगर आप प्लस लेके साइन लिखे, आप मेरी बात समझ पाए नहीं समझ पाए मालूम नहीं। यहां जैसे लिखा हुआ है d माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन इसी वैल्यू को x स्क्वायर लिख के 2 लिख सकते हो कि नहीं? अब यहां पर ये d माइनस एक्स और x तो लेंथ है ना, तो डिस्टेंस का जो रेशियो रहता है या उनके स्क्वायर का रेशियो, वो निगेटिव तो कभी हो नहीं सकता, इसलिए आप सीधे ये लिख सकते हैं यहां पर रूट 2 और इसको d माइनस एक्स बराबर रूट 2x और d की वैल्यू या x की बात करें तो x की वैल्यू हो जाएगी रूट 2 प्लस 1 और x की वैल्यू आ जाएगी यहां पर d अपॉन रूट 2 प्लस 1। देखिए आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। और अगर प्लस माइनस लेके भी करें तो भी समझ लेते हैं, प्लस लोगे तो d माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट 2x और फिर से ये वैल्यू आ जाएगी रूट 2 प्लस 1x इज इक्वल टू d, तो x की वैल्यू हो गई d अपॉन रूट 2 प्लस 1। और सपोज आप निगेटिव ले लीजिए, ये फंडा याद रखिएगा। मान लीजिए आपने इसी में निगेटिव वैल्यू ले ली, तो निगेटिव ले लोगे तो d माइनस एक्स बराबर माइनस 2x मिलेगा और x की वैल्यू यहां देखिए क्या आ जाएगी माइनस रूट 2x प्लस एक्स और x की वैल्यू क्या दिख रही है d अपॉन माइनस 2 प्लस 1। अब माइनस अंडर रूट 2 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, निगेटिव फिगर आ जाएगी। निगेटिव होने का मतलब क्या है? निगेटिव होने का मतलब है कि ये डायरेक्शन इधर ना होके इधर हो, तो इधर तो संभव ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। प्लस वाला इधर भेज रहा, वो प्लस भी इधर भेज रहा, दोनों जुड़ जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पर अल्टीमेटली भी आप इसको रिजेक्ट करेंगे। मैंने दोनों चीज बता दी जो सामने आई, ये नहीं हो सकती। ये फंडा इस्तेमाल करें या ये फंडा इस्तेमाल करें, मैं ऊपर से दिखा देता हूं, उसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सब फंडा आपको जबरदस्त तरीके से क्लियर कर सकते हैं। नीट वगैरह में बिल्कुल सवाल एकदम धमाधम मिलेंगे, जेईई मेंस वगैरह में। और जो बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी बच्चे कर रहे हैं उनका भी सुपर डुपर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी। तो पॉज करें वीडियो, नोट करें, और मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं थोड़ा सा, फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए, पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल हमारे लिए क्या है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है और ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। इंटरेस्टिंग सवाल, डायग्राम बना हुआ है, बढ़िया डायग्राम है। लिखा है गिवन दैट द डिस्टेंस ऑफ Q2 फ्रॉम Q1 एज वेल एज Q3 इज d, यानी इन तीनों के बीच में Q1 Q2 के बीच में डिस्टेंस d है, Q2 Q3 के बीच में भी डिस्टेंस
डी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फाइंड साइंस ऑफ द थ्री चार्जेस, कह रहा है तीन जो चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, क्या इनके साइंस हम पता कर सकते हैं कौन प्लस है या माइनस है। चलिए इसको पहले कर लेते हैं स्टेप बाय, जो ये बहुत सरल है, क्योंकि पहले वाला देखिए हमें ये मालूम था प्लस वाले से लाइंस निकलती हैं और माइनस में टर्मिनेट होती हैं। तो Q1 से लाइंस देखिए निकल रही हैं, तो Q1 इज पॉजिटिव। यहां देखिए Q3 इज ऑल्सो पॉजिटिव। लाइन स्टार्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट हो रही हैं, यहां से इनिशिएट हो रही हैं, है ना, देख पा रहे हैं ना, यहां से निकल रही हैं देखिए, और Q2 पर आके सब मिल रही हैं। तो Q2 पे टर्मिनेट हो रही है, इसलिए Q2 क्या होना चाहिए, निगेटिव। भाई टर्मिनेशन तो निगेटिव चार्जेस पे होता है। हो गई कहानी सेट। नंबर 2 क्वेश्चन, नंबर 2 पार्ट पकड़ते हैं। इसमें लिखा है इज देयर एनी रिलेशन इन मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्ज। Q1, Q2, Q3 के रिलेशन कुछ स्टैब्लिश कर सकते हैं चार्ज के बीच में? जी हाँ, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए Q1 से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, रेड कलर लेता हूं, 1 2 3 4, 4 के बाद ये 5 6 7 8 लाइन से दिखा दीजिए या 9 दिखा दीजिए, और इधर से ये एरो नहीं बना, ये एरो ऐसे बना होना चाहिए। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लाइंस निकली। यहां से कितनी निकली? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लाइंस निकली। गिन लीजिएगा, मेरे ख्याल से सही काउंट कर रहा हूं, 3 4 5 6 6 4 10, ठीक है। इसमें देखिए कितनी मिली, एक ये भी इधर आ रही है, 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 आ रही, 10 इसमें मिली। यानी 10 लाइनें ये निकाल रहा, 10 लाइनें ये निकाल रहा, और 10 लाइन इसको जो मिल रही, टोटल 10 मिल रही हैं। तीनों में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या बराबर है, यानी तीनों की मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैग्नीट्यूड्स आर सेम, या Q1, Q2, Q3 इन सबकी वैल्यू मैग्नीट्यूड्स आर सेम। Q1, Q2, Q3 के जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो तीनों के तीनों बराबर है, 10 हो रही, तो सेम मैग्नीट्यूड की कहानी मिल गई, ये भी समझ गए। अब तीसरा पॉइंट लिखा, एट डिस्टेंस y फ्रॉम Q2, Q2 से y डिस्टेंस दूर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वहां पर। प्रूव दैट 4y की पावर 6 इज इक्वल टू d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल क्यूब। ये प्रूफ करने को बोल दिया। देखिए यहां Q2 से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए ये पॉइंट में P पकड़ूं तो ये प्लस इन नेचर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ऐसे, ये E1 लिख देता हूं 1 वाला, ये E3 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ऐसे, ये रहा E3 वाला, और ये भी ये निगेटिव है, तो इन E1 E2 का रिजल्टेंट जाएगा ऊपर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा नीचे, ये लिख देते हैं E3, और ये रिजल्टेंट है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर कहीं और हम बनाने की कोशिश करेंगे तो वहां पर ये कैंसिल आउट वाली सिचुएशन नहीं बन पाएगी। जैसे कहीं और, जैसे मैं दिखाने के लिए आपको कुछ और वैल्यूज लेके दिखाता हूं कि सेम चार्जेस थे। मान लीजिए ये Q1 है प्लस का, मैं Q1 की जगह Q ही लिख देता हूं, Q, और ये बीच में रखा है माइनस Q, और बाजू में रखा है प्लस Q। इस सिचुएशन के हिसाब से सेम डिस्टेंस, अगर मैं यहां कहीं लेना चाहूं और सोचूं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिल जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये देखिए प्लस वाला जब बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा डायरेक्शन, यहां से बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा डायरेक्शन, और ये बनाएगा अपनी तरफ डायरेक्शन। क्योंकि ये दोनों जो मैग्नीट्यूड्स हैं ये अलग अलग हैं, डिस्टेंस अलग अलग हो गई ना, तो ये जो रिजल्टेंट है वो इसके अगेंस्ट एकदम बने, ये कोई लॉजिक नहीं बनेगा, वो कैंसिल आउट ही नहीं कर पाएगा, कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा, कुछ रिजल्ट मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इस सिचुएशन में जब बीच में आप ले रहे हैं माइनस प्लस और प्लस, तो एक तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला केस है। तो यहां पर 1 2 और ये निगेटिव था 3, तो ये बना आपका E1, यहां से बना आपका E2,
दोनों E1 E2 इक्वल हैं क्योंकि ये डिस्टेंसेस इक्वल हैं, बात समझ में आ रही होगी। तो इसके बीचों बीच से ये इसका E रिजल्टेंट चला जाएगा और माइनस वाला E3 इसके ठीक अपोजिट आएगा और इसको कैंसिल आउट कर देगा। ये सिचुएशन है जो आप समझ पा रहे होंगे। इस दशा में अगर मैं बात करूं, ये एंगल अगर मैं थीटा पकड़ लेता हूं समझाने के लिए, तो ये वैल्यू भी थीटा हो जाएगी। ये सेम एंगल है तो ये भी बन जाएगा थीटा। तो ये E1 की वैल्यू, ये E1 E2 बराबर है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है और डिस्टेंस सेम है। और ये जो डिस्टेंस मैंने पकड़ा है दिस इज y, और ये डिस्टेंस हमारे पास d अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ही। तो ये थीटा है, तो यहां पर आप लिखेंगे E1 को मैं E लिख दे रहा हूं इस समय, अब जिससे हमें दिक्कत ना आए। और यहां से बात करें हम लोग, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये d है, ये y है, तो ये डिस्टेंस हो गया अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सेम डिस्टेंस यहां वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी, देखिए ई कॉस थीटा इधर और ई साइन थीटा इधर, तो ई साइन थीटा एक दूसरे को कर लेंगे कैंसिल, और ये वैल्यू बनेगी परपेंडिकुलर वाली, जिसे आप लिखोगे ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। ये ई आर की वैल्यू आएगी, दिस इज ई आर। और अगर ये नलीफाई होना है तो ये जो हमारी जो वैल्यू है निगेटिव वाली, ये इसी के बराबर होनी चाहिए, यानी 2e cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू, निगेटिव वाले की बात कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा E3 वो कितना बनाएगा, मैं भी E3 ही लिख देता हूं, E3, और उसको सेम सिचुएशन में हैंडल कर लेंगे। चलिए वैल्यू लिख के देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। cos थीटा यहां से भी निकाल सकते हैं, ये एंगल अगर थीटा पकड़ा है तो cos थीटा की वैल्यू बेटा यहां क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया y और हाइपोटेन्यूज हो गया अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, तो यहां पर 2 लिखा, e की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा, फिर q लिखा और अपॉन r स्क्वायर, ये r ये था, तो r स्क्वायर मतलब रूट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा को मैं इस वैल्यू से लिख रहा हूं y अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर है, मैं नीचे लिख देता हूं, ये पूरी वैल्यू बराबर है इसका वाला। तो इसके लिए क्या रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन वाई स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक y थी। अब देखिए जो वैल्यू कट रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया और q से q कट गया बेटा। अब देखते हैं क्या रिजल्ट हमारे हाथ आया, तो ये वैल्यू बची 2 अपॉन, ये स्क्वायर करोगे ऐड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी y, वैल्यू आ जाएगी y की वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। ये देखिए 1 आ जाएगा, 1 में आप आधा जोड़ देंगे तो 3/2 बचेगा, और साथ में ये y ऊपर है, और यहाँ वैल्यू क्या बनी 1/y स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं, इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो 2y क्यूब इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। देखिए ये रिजल्ट आपका आ रहा है। अब यहां पर अगर हम लोग इसको स्क्वायर कर दें बोथ साइड, तो स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 4y की पावर 6, ये स्क्वायर कट गया तो आ गया वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू q, और हमारे ख्याल से यही प्रूफ करना था, देख लेते हैं। तो 4y6 डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब, ये देखिए ये प्रूफ करना था, यही प्रूफ कर दिया, 4y की पावर 6 y की पावर 6 वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल क्यूब में, हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से ये आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको टाइम दे देता हूं जिससे आप क्लियर हो सके। और ये देखिए वैल्यू, इसको आप नोट कर लीजिए, एक अच्छा सवाल है, समझने समझाने का मदद आपको काफ़ी मिलेगा। और यहाँ वैल्यू बात करते हैं, इसको नोट कर लें, वीडियो को पॉज करें और इसको भी आगे नोट कर लें।
तो आपने देखा ये पूरी बात जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से संबंधित थी, कहाँ से माइकल फैराडे साहब ने क्या सोचा, क्या इंटरेस्टिंग पहलू थे, क्या बनाया और कैसे कैसे उनकी प्रॉपर्टीज़ रही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकली सारी बातें इस वीडियो में कवर हो जाती हैं। उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। ध्यान रखिएगा, बेहतर कॉन्सेप्ट के लिए वीडियोस को सीक्वेंस या सीरियल में देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को सुपर सुपर स्ट्रॉन्ग कीजिए। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके निकल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।